जय श्री कृष्णा दोस्तों। एनएसजी सक्सेस पॉइंट की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और आज अपने सेशंस के मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस देखेंगे जो एवरी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो आज का अपना पहला क्वेश्चन, द नर्स नाउ डेट द मोस्ट कॉमन पॉजिटिव एविडेंस ऑफ द एक्टिव ट्यूबरकुलोसिस। क्या पूछा है? नर्स नाउ डेट द मोस्ट पॉजिटिव एविडेंस ट्यूबरकुलोसिस। एक्टिव ट्यूबरकुलोसिस के लिए मोस्ट एविडेंस कौन सा रहने वाला है, यानी मोस्ट एविडेंस कौन सा रहेगा किसके लिए? ट्यूबरकुलोसिस के लिए। पहला ऑप्शन है पॉजिटिव स्किन टेस्ट रिजल्ट्स एराइज टोटल ल्यूकोसाइट्स काउंट या पॉजिटिव चेस्ट एक्सरे, और ऑप्शन डी था पॉजिटिव स्पुटम कल्चर फाइंडिंग। तो ये क्या पूछ रहा है? एक्टिव ट्यूबरकुलोसिस के लिए एविडेंस पूछ रहा है। तो जो मोस्ट कॉमनली एक्टिव ट्यूबरकुलोसिस को एविडेंस या जो चेक करते हैं वो किया जाता है एक्सरे से। अगर एक्सरे फाइंडिंग में आपको शो हो रहा है कि नॉर्मली जो उसमें आपको शो होगा ट्यूबरकुलोसिस, तो उसके लिए इसको असेस किया जाता है। यानी पॉजिटिव चेस्ट एक्सरे फाइंडिंग होती है वो एक्टिव ट्यूबरकुलोसिस फाइंडिंग होती है, एक्टिव ट्यूबरकुलोसिस की फाइंडिंग होती है, और मोस्ट कॉमनली इसी को यूज किया जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइसोलेशन इज यूजफुल इन केस ऑफ। आइसोलेशन कौन से में? आइसोलेशन क्या होता है? आइसोलेशन यानी नॉर्मली जो पॉजिटिव पर्सन है उसको सेपरेट किया जाता है। पॉजिटिव पर्सन होगा उसको क्या किया जाएगा? सेपरेट या आइसोलेट या अलग कर दिया जाएगा पॉजिटिव पर्सन को। किससे? जो नॉन पॉजिटिव है या जो हेल्थी पर्सन है उनसे। किससे करेंगे? हेल्थी पर्सन से। हेल्थ पर्सन से इसको क्या कर देंगे? अलग कर देंगे या सेपरेट कर देंगे। तो आइसोलेशन इज यूजफुल इन केस ऑफ, पहला ऑप्शन आ रहा है डिप्थीरिया एंड पोलियोमाइलिटिस, ऑप्शन बी आ रहा है मम्स एंड मिजल्स, ऑप्शन सी आ रहा है मिजल्स एंड हेपेटाइटिस ए, और ऑप्शन सी आ रहा है चिकन पॉक्स एंड टाइफाइड फीवर। तो यहाँ पे ध्यान करना कि जो आइसोलेशन होता है वो कौन सी इसके लिए मोस्टली यूज किया जाता है? जो कम्युनिकेबल होती है, कम्युनिकेबल डिजीज होती है। डायरेक्टली उसके बाद में अगर कम्युनिकेबल्स के बाद की बात करूं तो कम्युनिकेबल्स के अलावा जो डिजीज रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से फैलने के चांसेस रहते हैं उसमें यूज किया जाता है। तो यहाँ पे पोलाइटिस होता है, उसका रूट क्या रहता है? फिको ओरल रूट रहता है। उसके बाद में बात करते हैं हेपेटाइटिस, इसका भी फिको ओरल रूट रहेगा। टाइफाइड भी फिको ओरल रूट से फैल सकती है। तो इसका एक एक ऑप्शन कट करके अपने पढ़ सकते हैं, फिको ओरल, हेपेटाइटिस, फिको ओरल, ये भी टाइफाइड भी फिको ओरल। तो उसके बाद में आपका जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी मम्स प्लस में मेजल्स होता है, वो एयरबोर्न या रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से फैलने के चांसेस रहते हैं, तो उसके लिए इसको आइसोलेट किया जाता है। तो राइट आंसर रहेगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइसोलेशन इज नॉट यूजफुल टू प्रिवेंट सेपरेट। आइसोलेशन कौन सी डिजीज में प्रिवेंट करने में हेल्पफुल नहीं है? ऑप्शन से एंटेरिक फीवर, ऑप्शन बी है मेजल्स, और ऑप्शन सी है डिप्थीरिया, और ऑप्शन डी है चिकन पॉक्स। तो ये तीनों क्या थे? रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से फैलने के चांसेस थे, यानी एयरबोर्न हो सकते हैं, एयरबोर्न रूट से फैलने के चांसेस थे। बट एंटेरिक फीवर या टाइफाइड बोलते हैं, टाइफाइड, टाइफाइड का मैंने बताया था। टाइफाइड जो होता है, टाइफाइड फीवर है, वो फिकोरल रूट से फैलने के चांसेस रहेंगे, यानी फिकोरल रूट उसका मोस्ट कॉमन रहता है। और इसका जो मोस्ट कॉमनली क्वेश्चन पूछा जाता है पी सूप स्टूल देखने को मिलने वाला, पी सूप स्टूल देखने को मिलता है इसमें। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैटरनल मोर्टिलिटी रेशियो इज एक्सप्रेस्ड एज फीमेल्स डेथ पर। यानी फीमेल्स जो मोर्टिलिटी रेशियो उसको कितनी फीमेल्स के डेथ पे असेस किया जाता है, कितनी प्रेगनेंसी या लाइव बर्थ पे इसको असेस किया जाता है। तो जो नॉर्मली होता है ऑप्शन ए आ रहा है 1000 लाइव बर्थ पे, ऑप्शन बी आ रहा है 1000 प्रेगनेंसी पे, ऑप्शन सी है 1 लाख लाइव बर्थ पे, और जो ऑप्शन डी है वो आ रहा है 1 लाख प्रेगनेंसी पे। तो जो मैटरनल्स जो मोर्टिलिटी रेशियो होता है वो 1 लाख लाइव बर्थ पे असेस करते हैं, 1 लाख लाइव बर्थ पे असेस किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे मैटरनल मोर्टिलिटी रेट अपॉन 1 लाख लाइव बर्थ इन मिड ईयर या आएगा इंटू 100। ठीक है, तो ये किस पे असेस करते हैं? डायरेक्टली बात करूं तो 1 लाख लाइव बर्थ पे असेस किया जाता है मैटरनल मोर्टिलिटी रेट या रेशियो। तो ये स्पेशली ध्यान करना है, इसका क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन होता है कि 1000 पे करेंगे या 1 लाख पे करेंगे। तो ये 1 लाख पे असेस करेंगे लाइव बर्थ पे, ना कि प्रेगनेंसी पे। उसके बाद नेक्स्ट,
कॉमन मैटरनल डेथ अकर इन ड्यूरिंग्स, यानी जो मोस्ट कॉमन मैटरनल डेथ होती है वो कब होती है? ऑप्शन ए बोल रहा है फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी, ऑप्शन बी है सेकंड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी, ऑप्शन सी है थर्ड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी, ऑप्शन डी है थर्ड ट्राइमेस्टर टू फर्स्ट वीक ऑफ पुरपेरल पीरियड। तो जो मोस्ट कॉमन डेथ होती है वो किस पीरियड में होती है? थर्ड, जो अगर मैटरनल मोर्टिलिटी रेट की बात करते हैं तो जो इंडिया में मोस्ट कॉमनली होता है आफ्टर प्रेगनेंसी यानी पुरपेरियम पीरियड में देखने को मिलता है, या ड्यूरिंग लेबर वो किसका पार्ट आता है? थर्ड ट्राइमेस्टर से लेके फर्स्ट वीक ऑफ पुरपेरियम पीरियड तक देखने को मिलता है। यानी इंडिया में पीपीएच मोस्ट कॉमनली रहता है। कॉज एक हेमरेज बोल सकते हैं, पीपीएच एंड पोस्टमार्टम हेमरेज है, हेमरेज मोस्ट कॉमनली कॉज रहता है। सेकंड रहता है इन्फेक्शन, ये मैटरनल डेथ का। तो यहाँ पे आपको पीपीएच वाला याद रखे कि फर्स्ट वीक में पीपीएच होने के चांसेस रहते हैं। तो थर्ड ट्राइमेस्टर शो होगा ये फर्स्ट वीक ऑफ प्यूपेरियल पीरियड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्वारंटाइन इज द मेजर्स ऑफ डिजीज कंट्रोल। क्वारंटाइन है, इट इज डिफाइन एज, यानी वर्ड से अगर बात करता हूं तो ये किससे लिया गया है? क्वार्टा यानी 4 प्लस में टाइम, जिसका मीन्स होता है 10, यानी 14 डेज के कोई भी इंक्यूबेशन पीरियड होता है उस डिजीज के लिए इसको मोस्टली यूज किया जाता है। बट अभी जो चल रहा है वो हर डिजीज में क्वारंटाइन वर्ड को यूज करने लगे हैं। तो क्वारंटाइन क्या है, इसको किस हिसाब से मेजर करते हैं? और क्वारंटाइन वर्ड को सबसे पहले कब यूज किया गया था? एक प्लेग डिजीज आई थी, यानी ये भी क्या थी पेंडेमिक डिजीज थी। उस टाइम इसको यूज किया गया था 1920 में, इस वर्ड को स्टार्टिंग में यूज किया गया था क्वारंटाइन को। तो ऑप्शन ए क्या बोल रहा है? क्वारंटाइन के एक सेपरेट ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन फॉर पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी, यानी कम्युनिकेबिलिटी का पीरियड था उस टाइम सेपरेट कर देते हैं। ऑप्शन बी है रिस्ट्रिक्ट ऑफ मूवमेंट ऑफ हेल्थी पर्सन एक्सपोज टू कम्युनिकेबल डिजीज फॉर लॉन्गेस्ट इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ डिजीज। लॉन्गेस्ट इंक्यूबेशन पीरियड था, वहां तक रखते हैं। उसके बाद में ऑप्शन सी बोल रहा है रिस्ट्रिक्शंस ऑफ द बोथ इन्फेक्टेड एंड हेल्थी पर्संस फॉर पीरियड ऑफ द कम्युनिकेबिलिटी, यानी जो इन्फेक्टेड हो रखा है उससे भी और हेल्थी पर्सन दोनों को एक पीरियड होता है कम्युनिकेबिलिटी का, वहां तक उसको सेपरेट किया जाता है, रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है। उसके बाद में नॉन ऑफ डेज। तो रिस्ट्रिक्शंस ऑफ द मूवमेंट एक हेल्थी पर्सन, यानी क्वारंटाइन क्या होता है? एक रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं मूवमेंट ऑफ हेल्थी पर्सन जो एक्सपोज हुआ है यानी बिल्कुल पास से एक्सपोज हुआ है कोई कम्युनिकेबल डिजीज से, उसका। और कब तक रखते हैं? जब तक उसका लॉन्गेस्ट इंक्यूबेशन पीरियड होता है। अगर कोविड की बात करते हैं, अभी जो कोविड चल रहा है, कोविड पेंडेमिक, कोविड-19 इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो क्या रहता है? मैक्सिमम 14 डेज रहता है। तो जो क्वारंटाइन चलता है कोविड में वो भी 14 डेज का रहेगा। ये आपका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन बी, रिस्ट्रिक्शंस ऑफ मूवमेंट ऑफ हेल्थी पर्संस एक्सपोज्ड टू कम्युनिकेबल डिजीज फॉर द लॉन्गेस्ट इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ डेथ डिजीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, nowadays yoga is the considered as a part of the modern medicine। क्या है योगा? क्या है? मॉडर्न मेडिसिन का पार्ट है। इट इज इंक्लूड इन, तो ये कौन से पार्ट्स में आएगा मेडिसिन का? तो पहले अपने को पता होना चाहिए कि योगा डेज कब मनाया जाता है, कब सेलिब्रेट करते हैं योगा डेज? तो 21 जून को इसको सेलिब्रेट करते हैं योगा डेज को, ठीक है। उसके बाद में मॉडर्न मेडिसिन का एक पार्ट है, यानी योगा से भी अगर योग कर रहे हैं तो उससे मेडिसिन या मॉडर्न जो मेडिकल में बेनिफिट रहेंगे उस चीज के, तो उसका एक पार्ट है। तो ये क्या है? पहला क्या बोल रहा है? फिजियोथेरेपी। ऑप्शन बी बोल रहा है थेरेपेटिक, ऑप्शन सी बोल रहा है प्रिवेंटिव मेडिसिन, और ऑप्शन डी मेडिसिन। तो ये जो योगा है, योग कौन से का रहने वाला है? कोई भी डिजीज को होने से प्रिवेंट करेगा। योगा क्या करेगा? होने से प्रिवेंट करेगा। तो किसका पार्ट है? प्रिवेंटिव मेडिसिन। जैसे कि किसी में ओबेसिटी ना हो, यानी मोटापा ना आए, उसके लिए वो योग कर रहा है। ओबेसिटी हार्ट डिजीज को कॉज कर सकती है। अब ये क्या कर रहा है? योग कर रहा है। योग करेगा तब क्या होगा? उसमें मोटापा नहीं आएगा। रेस्पिरेटरी एक्सरसाइज कर रहा है, इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन योग के दौरान, तो वो क्या है? उसके लंग्स को इन्फ्लेट करेगा, लंग्स के जो एल्वुलाई थी उसको इन्फ्लेट करेगा। तो क्या करेगा? कोई भी रेस्पिरेटरी डिजीज नहीं होगी उस पर्सन में, या उसको प्रिवेंट करेगा। तो ये क्या है? प्रिवेंटिव मेडिसिन का एक पार्ट है योगा। और योगा डे सेलिब्रेट कब करते हैं? 21 जून को। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर इज नो हेड इम्यूनिटी अगेंस्ट। हेड इम्यूनिटी यानी जो पहले से बनी हो उस चीज के लिए यूज किया जाता है बॉडी में, जैसे वैक्सीनेशन से कोई इम्यूनिटी बन रही है उस चीज के लिए यूज किया जाता है।
और किसकी इम्यूनिटी नहीं है। यहाँ पे पूछना चाहता है कि मतलब नो हेड इम्यूनिटी किसके अगेंस्ट नहीं रहेगी। पहला है डिप्थीरिया, ऑप्शन बी है चिकॉक्स, ऑप्शन सी है पोलियोमाइलाइटिस और ऑप्शन डी है टिटनस टॉक्साइड। ध्यान रखना कि टिटनस का इंजेक्शन नॉर्मली यूज किया जाता है। डिप्थीरिया में डीपीटी, चिकन पॉक्स ये सभी आ जाते हैं। चिकन पॉक्स एंड प्रोटेसिस उसमें इफेक्टिव रहती है, और आपकी पोलियोमाइलाइटिस पोलियो की जो वैक्सीन आती है उसके लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो इन तीनों में क्या है, पहले से इम्यूनिटी बन सकती है यानी वैक्सीनेशन हो सकता है, बट टिटनस का वैक्सीनेशन किसी इंजरी के बाद होने के चांसेस रहते हैं। यानी टेटनस टॉक्साइड का जो इंजेक्शन होगा नॉर्मली क्या करते हैं, इंजरी के बाद लगाते हैं, और पर्सन से पूछा जाता है आपको इंजेक्शन दिया गया है या नहीं दिया गया, तो उसमें पहले से इम्यूनिटी नहीं रहेगी। अगर उसमें टेटनस होगी, यानी उसके बाद में नॉर्मली क्या है, टेटनस किससे होगी, नॉर्मली जो कोई ऑर्गन या जो भी था, लोहा वगैरह आयरन वगैरह था, उससे क्या होगा, कट हो रहा है, जिसपे डस्ट थी या टेटनस जो था, टेटनस के जो बैक्टीरिया प्रेजेंट थे उससे होने के चांसेस रहेंगे, तो इसके लिए यूज कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एयरबोर्न प्रिकॉशंस फॉर ए पेशेंट विद द पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस हैज टू बी टेकन अंटिल, यानी पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस है पर्सन को, डायरेक्टली बात करो ट्यूबरकुलोसिस है, एयरबोर्न प्रिकॉशंस लेना यानी उसको मास्क कब तक पहनना है एयरबोर्न प्रिकॉशंस में। ठीक है, तो पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है, ट्यूबरकुलोसिस टेस्ट इज नेगेटिव, जब तक ट्यूबरकुलोसिस टेस्ट नेगेटिव नहीं आता तब तक उसको पहनना है। ऑप्शन बी बोल क्या है कि द पेशेंट नो लॉन्गर हैज द डिजीज, जब तक उसको डिजीज सबसाइड ना हो जाए तब तक। उसके बाद नो ट्यूबरकल बेसिलस प्रेजेंट इन स्पोटम, नो ट्यूबरकल बेसिलस अगर प्रेजेंट नहीं है तब तक पहनेगा जो मास्क का वियर करेगा। और उसके बाद में पेशेंट टेम्परेचर हैज रिटर्न टू नॉर्मल, यानी नॉर्मली ये क्या कहना चाहता है कि नॉर्मल तो जो पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस होता है उसमें क्या होता है, जो साइन आता है कि नाइट स्वेटिंग हो रही है, नाइट स्वेटिंग हो रही है। ठीक है, पहला, उसके बाद में आपकी फीवर, फीवर भी है, तो फीवर भी प्रेजेंट है, नाइट स्वेटिंग भी है, ये किसके, ट्यूबरकुलोसिस के सिम्टम है। बट और उसके बाद में कफिंग, ये सिम्टम्स रहने वाले नॉर्मल, तो पेशेंट में टेम्परेचर अगर रिटर्न आ रहा है तो ठीक है, नॉर्मल हो रहा है, बट उसको एयरबोर्न प्रिकॉशंस कब तक यूज करने हैं, तब तक यूज करना है तब तक उसका बेसिलस यानी जो ट्यूबरकल बेसिलस थे वो स्पूटम से सबसाइड नहीं हो जाते, वो स्पूटम से सबसाइड नहीं हो जाते, तब तक अपने को क्या करना है, यूज करना है इस चीज को, इस चीज को यूज करना है, जो बेसिलस बैक्टीरिया थे, बैक्टीरिया प्रेजेंट है तब तक अपने को क्या करना है, एयरबोर्न प्रिकॉशंस यूज करना है। नेक्स्ट है, विच ऑफ फ्लोइंग इज ए बर्ड बोर्न डिजीज या इन्फेक्शन, यानी क्या पूछ रहा है कि बर्ड के थ्रू कौन सा इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। पहला है वेल्स डिजीज, ऑप्शन बी है हेपेटाइटिस, ऑप्शन सी है प्लेग और ऑप्शन डी है चिकनगुनिया। तो वेल्स के लिए आपको बता देता हूँ, इसको लेप्टोस्पाइरोसिस बोलते हैं, लेप्टोस्पाइरोसिस का इसका सेकंड नाम क्या है, लेप्टोस्पाइरोसिस, लेप्टोस्पाइरोसिस कहते हैं इसको, लेप्टोस्पाइरोसिस को वेल्स डिजीज कहते हैं। ये एक बैक्टीरियल डिजीज सेपरेट होती है थ्रो एनिमल्स यूरिन, इसके द्वारा सेपरेट होगी थ्रो एनिमल यूरिन, एनिमल यूरिन के थ्रू ये सेपरेट होने वाली है। उसके बाद में प्लेग की बात करते हैं, प्लेग एक जो होता है इसको बोलते हैं फिशेज या रेड्स, दोनों की वजह से हो सकती है। फिशेज जो पिशु होता है, पिशु बोला जाता है, या रेड्स, दोनों के बाइट करने से हो सकती है। चिकनगुनिया क्या होता है, चिकनगुनिया एक मॉस्किटो के काटने से होता है, जिसको क्या कहते हैं, एडेस एजाइटी, एजाइटी। ठीक है, उसके बाद में रहा हेपेटाइटिस, तो हेपेटाइटिस किससे फैलता है, बर्ड बोर्न डिजीज है, हेपेटाइटिस क्या है, बर्ड बोर्न डिजीज है। नेक्स्ट देखते हैं कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए जूनोसिस या जूनोटिक डिजीज, जूनोसिस हो गया कि एनिमल से फैलेगी, मैंने आपको बताया एनिमल के बाइट करने से फैलने वाली डिजीज को जूनोसिस कहेंगे, यानी जूनोसिस के एनिमल के काटने से होगी। तो यहाँ पे चिकनगुनिया, चिकनगुनिया मॉस्किटो से होता है, ऑप्शन बी बोल रहा है मलेरिया, ये भी एक मॉस्किटो से होता है, जिसको क्या बोलते हैं, एनाफ्लिस मॉस्किटो, एनाफ्लिस मॉस्किटो, और उसका भी कौन सा, फीमेल, मॉस्किटो में फीमेल जो होगी वो। उसके बाद में रेबीज, रेबीज होता है किसके बाइट करने से, डॉग, डॉग या कैट, इनके बाइट करने से होने के चांस रहते हैं। और एड्स होगा, ये किससे होता है, एचआईवी, एक वायरल इन्फेक्शन बोल सकते हैं, एचआईवी से होगा।
तो यहाँ पे राइट हैंड आंसर क्या रहेगा? रेबीज। उसके बाद में टाइप ऑफ मलेरिया में बता देता हूँ। एक टाइप ऑफ मलेरिया, यानी जो मलेरिया होता है, मलेरिया में अगर फीवर का टाइप है तो इसमें फीवर रहती है पैरा ऑक्सीजम, पैरा ऑक्सीजम में रहेगी। और मलेरिया के 4 टाइप हैं मोस्टली। पहला टाइप्स जो मलेरिया पैरासाइट्स होते हैं उसके बेस पे करते हैं, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम और प्लाज्मोडियम मलेरिया और प्लाज्मोडियम ओवेल। तो जो मोस्ट कॉमनली होता है या ब्रेन से रिलेटेड रहेगा वो रहेगा आपका सेकंड प्लाज्मोडियम फिलेरिसिस, और मोस्ट कॉमन भी यही रहते हैं, जिसको ब्रेन फीवर भी बोलते हैं, यानी ब्रेन में फीवर रहेगी इसमें। नेक्स्ट देखते हैं, द बेस्ट एंड वाइडली जो हॉस्पिटल होता है हॉस्पिटल वेस्ट। हॉस्पिटल वेस्ट के लिए मोस्ट कॉमनली या प्रमुख और सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला मेथड कौन सा है? पहला है केमिकल डिसइंफेक्शन, ऑप्शन बी बोल रहा है लैंड डिस्पोजल्स, ऑप्शन सी बोल रहा है इंटराइजेशन, और ऑप्शन सी बोल रहा है, डी बोल रहा है इंसिनेशन। तो इन दोनों में पता होना चाहिए। जो केमिकल डिसइंफेक्शन था, जैसे कि नॉर्मली बात करता हूँ, हाइपो से क्लीन कर दिया, हाइपो हाइपो से क्लीन कर रहे हैं, हाइपोक्लोराइड्स हो गया या अदर्स जो भी डेटॉल्स वगैरह हो गए, वो क्या है? केमिकल डिसइंफेक्शन है। लैंड डिस्पोजेबल्स क्या होता है? लैंड डिस्पोजल वो है जैसे कि जमीन के अंदर एक गड्ढा बनाया, यानी एक गहरा गड्ढा बनाने के बाद जो हॉस्पिटल वेस्ट है उनको डिस्कार्ड किया जाता है। और जो आपका इंटराइजेशन होता है, इंटराइजेशन में क्या करते हैं? सीमेंट के साथ में इसको मिक्स करके, सीमेंट के साथ में मिक्स करके इसको डिस्कार्ड किया जाता है, ताकि वो इन्फेक्टेड ना करे या जो एयर थी उसमें ना जाए या इन्वायरमेंट में ना फैले। तो सीमेंट के साथ में इसको डिस्कार्ड किया जाता है। और जो आपका इंसिनरेशन होता है इसमें क्या करते हैं? बर्निंग, यानी जलाते हैं, बर्निंग करते हैं। तो राइट ऑन आंसर रहने वाला ऑप्शन डी, सबसे मोस्ट कॉमनली इसी को यूज किया जाता है। और जो लैंड डिस्पोजेबल होता है वहां पे जहाँ पे पॉपुलेशन कम होगी, और ये अभी इंडिया में नहीं है, कुछ कंट्रीज में इसको यूज किया जाता है जहाँ पे इन्वायरमेंट्स पे बहुत ज्यादा फोकस किया जा रहा है। नेक्स्ट, द बेस्ट रिकमेंडेड बीएमआई बॉडी मास इंडेक्स फॉर एडल्ट, यानी एडल्ट के लिए जो बीएमआई है नॉर्मल क्या रहेगा, बॉडी मास इंडेक्स क्या रहेगा, उस चीज के लिए है। ऑप्शन ए बोल रहा है 15 से 19, ऑप्शन बी बोल रहा है 19 से 25, और ऑप्शन डी बोल रहा है 25 से 30, और ऑप्शन डी बोल रहा है 31 से 35। तो इसका राइट आंसर यानी नॉर्मल बीएमआई कितना होता है? बॉडी मास इंडेक्स ये रहेगा 25 तक रहता है, 19 से 25 अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूएचओ अभी अपने देखने वाले हैं। यानी बीएमआई क्या है? बॉडी मास इंडेक्स है। इसको काउंट कैसे करेंगे? जैसे कि वेट इन किलोग्राम में लेंगे अपॉन हाइट इन मीटर, हाइट इन मीटर स्क्वायर। यानी जैसे कि एक बात करते हैं कि किसी का वेट कितना था? 80 kg है, ठीक है, और उसकी हाइट कितनी थी? 2 मीटर, तो 2 इंटू 2, तो जो उसकी बीएमआई निकली है कितना है? 80/4, तो ये रहेगी 20, यानी नॉर्मल है। उसकी जो बीएमआई है नॉर्मल है। अब ये बीएमआई कितनी रहती है अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूएचओ? तो अगर डब्ल्यूएचओ क्लासिफिकेशन के बाद बेस पे देखें वेट स्टेटस पे, तो जो अंडरवेट होती है यानी जिसका वजन कम है, उसकी बीएमआई कितनी रहेगी? 18.5 से बिलो, यानी लेस देन 18.5 है तो वो क्या है? अंडरवेट है। नॉर्मल रेंज कितनी रहनी है? 18.5 से 24.9। उसके बाद में ये था नॉर्मल, यही क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद में ओवरवेट का पूछा जाता है। ओवरवेट किसको कहेंगे? जिसका वेट या बीएमआई कितना रहे? 25 से 29.9। ऑब्सेस किसको बोलेंगे? यानी ऑब्सेस मोटापा आ गया है, तो इस कैटेगरी को भी डिवाइड कर दिया। ऑब्सेस है उसको 3 में किया है, या तो 30 हो ईएमआई यानी 30, या 30 से अबव हो, तो उसको क्या कहते हैं? ऑब्सेस। अब ये देखना कि ऑब्सेस की क्लास को क्लासिफाइड किया गया है। क्लास फर्स्ट में क्या होगा? 30 से 34.9 क्लास में फर्स्ट में। क्लास सेकंड क्या बोल रही है कि 35 से 39.9 अगर बीएमआई है, तो ऑब्सेस क्लास थर्ड है। और ऑब्सेस क्लास फोर्थ क्या बोल रही है? बहुत ज्यादा मोटापा आ गया है, यानी 40 से अबव चला गया है। जो बीएमआई है या तो 40 है या 40 से अबव चला गया है, वो क्या है? आपका ऑब्सेस क्लास थर्ड में आएगा। अभी तक क्लासेस नहीं पूछी गई है, बट नॉर्मली पता होना चाहिए कि ऑब्सेस को भी 3 क्लासेस में पूछा गया है, किसी भी कंपटीशन एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चंस, विच ऑफ फॉलोइंग पर्सनल एक्ट एज ए रिसोर्स पर्संस फॉर द ट्रेनिंग ऑफ आशा। क्या है? विच ऑफ फॉलोइंग पर्सनल्स एक्ट एज ए रिसोर्स पर्सन फॉर द ट्रेनिंग ऑफ आशा। तो ऑप्शंस ए आ रहा है एएनएम, ऑप्शंस बी आ रहा है एलएचवी,
ऑप्शन सी आ रहा है आपका आंगनवाड़ी, और ऑप्शन डी है बोथ एंड ए एंड सी। तो यहाँ पे पहले आशा का पता होना चाहिए, आशा की फुल फॉर्म क्या होती है पूछा जाता है, और नॉर्मली पता होना चाहिए एक्रीडेशन या एक्रीडिएट सोशल हेल्थ एक्टिविटीज, हेल्थ एक्टिविटी, ठीक है, किसकी, आशा की। अब आशा जो रिसोर्स है उसके अंदर में कौन सा पर्सनल एक्ट एज ए रिसोर्स पर्सन फॉर द ट्रेनिंग ऑफ आशा, आशा के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन सा रहने वाला है, तो इसमें रहेगा आपका एएनएम। एएनएम की फुल फॉर्म क्या थी, एक्सिलरी, सॉरी, ऑक्सिलरी, ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ। और ये जो LHV है लेडी हेल्थ विजिटर, ये दोनों किसके लिए, आशा रिसोर्स पर्सन फॉर द ट्रेनिंग ऑफ आशा, आशा के लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। ये क्या है, लेडी हेल्थ विजिटर। तो यहाँ पे ये दोनों रिस्पॉन्सिबल रहते हैं आशा ट्रेनिंग में, तो इसका ऑप्शन जाएगा राइट, ऑप्शन डी। उसके बाद में अकॉर्डिंग टू रिवाइज नॉर्म्स इन द इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस यानी ICDS स्कीम के अकॉर्डिंग, वन आंगनवाड़ी सेंटर इज रूरल एरिया विल कवर एज ए पॉपुलेशन, एक आंगनवाड़ी सेंटर होगा वो कितनी पॉपुलेशन को कवर करता है, तो ऑप्शन ए बोल रहे हैं 5,500 से 1,000, ऑप्शन बी बोल रहा है 1,000 से 1,500, और ऑप्शन सी बोल रहा है 400 से 800, और ऑप्शन डी बोल रहा है 800 से 1,200। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर रहेगा वो रहने वाला है, यानी पहले ICDC का पता होना चाहिए, ICDS का पता होना चाहिए। ये जो स्कीम थी लॉन्च 1975 में, 1975 में लॉन्च हुई थी। तो इसमें जो आंगनवाड़ी वर्कर काम कर रहे हैं तो उनके लिए इसलिए यही रहता है कि कितना पॉपुलेशन को कवर करने वाले रूरल एरिया में। तो ये 400 से 800 या जो न्यू नॉर्म्स निकले हैं या नए रूल निकले उस बेस पे 400 से 800 पॉपुलेशन को कवर करेंगे। आप सभी का थैंक यू, धन्यवाद तहे दिल से जो अभी तक आपने ये क्लास देखी। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज शेयर कर देना, और एक लाइक, अगर अच्छी लगी है तो लाइक तो ही लाइक करना। ऑल ऑफ थैंक यू।